दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट चेतन सहरावत। दोस्तों जैसे कि हम बदलाव की बात करते हैं तो पूरे विश्व में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में एक बदलाव की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसमें कुछ नया होता है, कुछ पुराना बिखर जाता है, कुछ नए का जो निर्माण हुआ है उसमें भी कुछ और छोटा छोटा नया चलता रहता है। हम अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी इतना लंबा चौड़ा हमारे पास में एक पाथवे है कि अगर हम उसका अध्ययन करें जान पाएंगे कि हमारा इतिहास कितना पुराना रहा होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना है? कैलाश सत्यार्थी जी एक भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक रहे हैं। फिलहाल तो वो ज़मीन पर तो नहीं है, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनकी रचनाओं के लिए। सामाजिक बदलाव लाने के कैलाश विजयवर्गीय ने, सत्यार्थी ने अनेकों प्रयास किए। उसके प्रयासों को हर जगह सराहना के लिए प्लेटफॉर्म मिला। जहां लेखन शैली की बात थी वो अपने आप में बिल्कुल अजूबी, एक बिल्कुल अलहदा और प्रभावकारी। उसमें किसी प्रकार का कोई भी कटु या अन्य प्रकार का कोई संशोधन आवश्यक नहीं था। उनकी लेखनी में यही एक जादू था कि कहा जाता है कि कैलाश सत्यार्थी जी जो एक बार लिख देते थे उसके बाद में प्रूफ रीडिंग के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। याद रखिए, उनकी जो किताबें छपी उन किताबों के छपने में किसी प्रूफ रीडर का इस्तेमाल नहीं किया। और वो खुद भी कहते हैं कि मैंने जितनी भी मेरी लेखों को या पुस्तकों को छपाया वो उन्हीं पब्लिकेशंस के द्वारा छपवाया जिन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रूफ रीडिंग नहीं करवाऊंगा, अर्थात जो लिखा है उसी पर विश्वास करूंगा, उसमें इधर उधर की बातों को मैं नहीं डालूंगा या कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। तो इस तरीके से अपने लेखन पे पूरा कॉन्फिडेंस था कैलाश सत्यार्थी जी का। उनका जन्म 11 जनवरी सन 1954 को मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है विदिशा में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका। पढ़ने की चाहत रखने वाले जान सकेंगे कि कैसे पुलिस विभाग में काम करने वाले पिता और हाउसवाइफ माँ के बेटे कैलाश हमेशा से शिक्षा के दिशा में ही कमाल करना चाहते। उनके माता पिता हालांकि नहीं चाहते थे कि वो इस प्रकार से कलम के योद्धा बने। उनका विचार था कि वो भी खाकी वर्दी धारण करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें, आगे चले। लेकिन उनका बिल्कुल भी उनसे लेना देना, उनकी विचारधारा से लेना देना नहीं साबित हो रहा था। उन्हें भी अब लगने लगा था कि सत्यार्थी जो है इसके पास ज्ञान है, कुछ अजूबा है और ये उस ज्ञान को दुनिया के सामने लाना चाहता है। कुछ कला, उस कला को दुनिया के सामने लाना चाहता है, लेकिन शायद हम उसके उस रास्ते में कोई परेशानी पैदा कर रहे हैं। जब उनके घर वालों को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने उसके रास्ते में आना बंद कर दिया और सत्यार्थी को एक खुला रास्ता मिला कि वो लेखन शैली में अपने प्रकार से समाज को इंगित करने लगे। समाज का एक रूप वो अपने लेखन में प्रदर्शित करने लगे। अलग अलग प्रकार का रहा होगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक छोटे से साधारण परिवार में ये पैदा हुए थे और इनका भरण पोषण बहुत ही सामान्य अवस्था में रहा। और यह भी कि ये चार चीज़ें
पी यानी पीपल, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड प्लेनेट, इन 4 चीजों पर विश्वास। ये बहुत खास बात है कि ये 4P, पीपल, प्रोस्पेरिटी, पीस और प्लेनेट, इन पर विश्वास करते हैं। इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द इनकी पूरी जिंदगी घूमती रहती थी। यही वजह थी कि वो नन्हे बच्चों की आवाज बने, नोबेल प्राइज के विजेता बने। उन्होंने न जाने कितने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कुपोषण, बाल मजदूरी के शिकार बच्चों को नई जिंदगी दी। लाखों बच्चों का जीवन सुधारने के अपने प्रयासों के चलते कैलाश सत्यार्थी एक सुधारवादी बने रहे और उनको पूरी तरीके से ये स्वतंत्रता मिली हुई थी कि वो जो उनके मस्तिष्क में आता है उसे तुरंत क्रियान्वित कर दें। कोई उनके रास्ते में बाधा नहीं आई। दुनिया में उनको पहचान मिली वह सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो उनके वास्तविक मस्तिष्क की उपज रही, ना कि जो कहीं से प्रोड्यूस की गई, जो उनके खुद की नस्ल थी, खुद की सोच की नस्ल थी, उस नस्ल को उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया संपूर्ण दुनिया के सामने। और भारत का नाम उन्होंने एक पग और ऊंचा कर दिया। एक बच्चा होने के लिए वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी का केवल एक ही उद्देश्य है। वो क्या? कि हर बच्चा एक बच्चा होने के लिए स्वतंत्र हो, पढ़ने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र हो, खाने, सोने, दिन के प्रकाश के लिए स्वतंत्र हो और रोने के लिए भी वो स्वतंत्र हो, खेलने के लिए भी स्वतंत्र हो, सीखने के लिए भी वो स्वतंत्र हो, स्कूल जाने के लिए भी वो स्वतंत्र हो। अर्थात उनका मुख्य धारा में लेखन जो जा रहा था वो यही कि जो भी स्वतंत्रता एक बच्चे को मिलनी चाहिए, मिल सकती है। माँ बाप को नहीं, माँ बाप से भी ऊपर समाज और उसके साथ कार्य करने वाले विद्यालयों के सभी बड़े गणमान्य और शिक्षाविदों के बीच बैठकर वो लगातार ये संवाद किया करते थे। भारत की शिक्षा नीति के निर्माण में उनके इस संवाद का बहुत बड़ा असर सन 1986 में देखने को मिला कि पुस्तकों की पन्नों में उकेरे गए काले अक्षरों को बच्चों को रटवा देना या उन्हें स्कूल के बंद कमरों में उनकी मेजों के नीचे उनके पैरों को बंद करवा देना, यह किसी जेल से कम नहीं है। उन्होंने कहा भी था कि जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक बच्चा, हमारे देश का प्रत्येक नौनिहाल अपने जीवन की इस स्वतंत्रता को समझ जाएगा और भारत की सरकारें उन्हें ये स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगी, उस दिन ही भारत के भविष्य का एक नया दृश्य सामने आएगा। और मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, एक वक्ता होने के नाते मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस सोच का प्रभाव जिस शिक्षा नीति पर पड़ा, उस शिक्षा नीति पर अभी तक किसी प्रकार का गंभीर प्रयास
नहीं किया गया। हाँ, कुछ एक संस्थाओं ने, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ वर्षों के लिए, ये भी कुछ वर्षों के लिए, बच्चों की स्वतंत्रता को किराए पर खरीद लिया। लेकिन वो स्वतंत्रता स्थायी नहीं थी। स्वतंत्रता स्थायी वो नहीं थी क्योंकि कुछ एक वर्षों तक वो पैसे से ऐसे स्कूलों के निर्माण करवाने लगे जिन स्कूलों में उनके लेवल के पैसे वाले लोगों के बच्चे वो एक साथ खेल कूद करें। लेकिन समग्रता में अपना जीवन व्यतीत करने वाले, समग्रता में एकता के रूप में लिखने वाले कैलाश सत्यार्थी जी को ये कैसे स्वीकार हो सकता था? जब तक स्वतंत्रता की वो लहर एक पंक्ति में खड़े अंतिम बालक तक, अंतिम बच्चे तक नहीं पहुंच जाती, तब तक उनकी ये स्वतंत्रता का भाव अधूरा था। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने बच्चों की स्वतंत्रता के लिए, उनकी नैतिक स्वतंत्रता, उनकी भावनात्मक स्वतंत्रता और उनकी शैक्षिक स्वतंत्रता, इन सब के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया, सदैव कार्य करते हैं। और जब उनका अंत समय आया, अंत समय में भी उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये मत समझना कि सत्यार्थी जा रहा है, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र हो रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि जिस तरह मैं अब स्वतंत्र हो जाऊंगा, ऐसे ही मेरे देश के बच्चे स्वतंत्र होने चाहिए। तभी मैं मानूंगा कि मेरा भारतवर्ष स्वतंत्र सच्चे मायनों में हो गया। आज की इस वार्ता के लिए आप सभी को सुनने के लिए और आप सभी को प्रेरित करता हूं कि अपने कमेंट्स देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए शायद मैं कामयाब हो पाऊंगा। आपका दोस्त और रोजाना आपके साथ में शेयर करता हूं मैं कोई ना कोई वीडियो। चेतन सहरावत, जी हाँ, अपने प्यारे चेतन सहरावत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।